हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है हिंदी के चैप्टर वन जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। आपका ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है गुणाकर मूले और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा मध्य प्रदेश में और चौथा है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे सौ छूट गया है, हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इनका आंसर जो होगा हमारे होंगे, ये होंगे महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है, पहला है पिछड़ा वर्ग, दूसरा है सामान्य वर्ग, तीसरा दलित वर्ग और चौथा है मध्यम वर्ग। डॉक्टर अंबेडकर जो थे किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे सी, दलित वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। आपका ऑप्शन है मजदूरी प्रथा का, दूसरा है जाति प्रथा, तीसरा है बाल मजदूरी प्रथा और चौथा है समरसता। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू हमारे, ये हो जाएगा जाति प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। थोड़ा श्रम गलती हो गया है, श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। आपका ऑप्शन है अस्वाभाविक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा स्वाभाविक और चौथा संवैधानिक। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हमारे होंगे, इसका आंसर होंगे, ये हो जाएगा अस्वाभाविक। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, ये अस्वाभाविक है। मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर नहीं करता है कि मनुष्य, जाति प्रथा जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। आपका ऑप्शन है मनुष्य की रुचि, दूसरा है रोजगार सृजन, तीसरा है पैतृक पेशा और चौथा है कौशल क्षमता। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैतृक पेशा। इसका आधार जो होता है पैतृक पेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। मतलब इसको हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया है। आपका ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ललई सिंह यादव और चौथा है नलिनी विलोचन शर्मा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो इनका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे ललई सिंह यादव। इसका आंसर हो जाएंगे ललई सिंह यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन है यह मनुष्य के पेशे में को बढ़ावा देती है। मनुष्य के पेशे में क्या देती है, बढ़ावा देती है। दूसरा है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तीसरा है यह मनुष्य को रोजगार मुखी बनाती है और चौथा है यह मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा जो होती है मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है उपेक्षा, दूसरा उपहास, तीसरा अविलंब और चौथा है आडंबर। विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है आपका ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा सुशासन, तीसरा भाईचारा और चौथा है कानून व्यवस्था। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है बाबू जाति प्रथा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है विवेकानंद। इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक कितने व्यक्ति थे? तो 3 थे। कौन कौन? ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले, मतलब आपसे पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन कितने थे? तो इसका 3 थे, ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। एक है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक कितने व्यक्ति थे? तो 3 थे। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है। या अब इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आप मार दीजिएगा। मतलब आपसे जब भी पूछा जाए भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, तो आप जानते हो 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो मार दीजिए। जिस प्रकार इसमें है, बी में है ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले मतलब अगर इन तीनों में रहेगा, अगर ये तीनों रहे तो ये मारिएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर की रचना है, आपका ऑप्शन है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन्स, दूसरा है संत परंपरा और साहित्य, सी है विचार और वितर्क और डी है भारतीय लिपियों की कहानी। भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएंगे हमारे बाबू द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? पहला है रोजगार सृजन के लिए, दूसरा है कार्यकुशलता के लिए, तीसरा है जाति प्रथा को दूर करने के लिए और चौथा है सामाजिक विकास के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे, ये हमारे, इसका आंसर होगा कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 16 नंबर। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है, दूसरा है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, तीसरा है यह रोजगार वर्धक है और चौथा है यह वर्ग विभेद को दूर करता है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, इसका जो आंसर होगा भारत की जाति प्रथा का जो विशेषता है ये है जो है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 17 नंबर। जाति प्रथा का स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि, जाति प्रथा का स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह मनुष्यों की रुचि पर आधारित है, दूसरा है यह पैतृक पेशा से संबद्ध नहीं है, तीसरा है इसमें कोई सहजता से रोजगार युक्त हो सकता है और चौथा है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा हमारा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
17 नंबर तो अभी तो स्टार्ट हुआ था। 18 नंबर। नेक्स्ट। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन है ए, निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। बी जो है अनुभवहीनता। सी, कार्यकुशलता का अभाव। और डी है एकता का अभाव। क्वेश्चन का मतलब है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा, ये निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करना। कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी के पापा जो है क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनका जो बेटा होगा वो भी मजदूरी करेगा और उसका मन करेगा दूसरा काम करने के तो वो नहीं कर सकता है, और दूसरा अगर मान लीजिए फिर मजदूरी भी करेगा तो वो मन से नहीं करेगा। तो ये जो होता है निर्धारित कार्य को जो है अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। ठीक है, ये काम करेगा बट उसका मन जो है इस काम में नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती क्यों जो पैतृक पेशा में न हो। दूसरा, उसका पैतृक पेशा हो। तीसरा है बेरोजगारी बढ़ाता हो। और चौथा है रोजगारों को बढ़ावा देता हो। मतलब कहने का मतलब है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। दूसरा है जो उसका पैतृक पेशा हो। तीसरा है जो बेरोजगारी को बढ़ाता हो। और चौथा है रोजगार को बढ़ावा देता हो। तो इसका जो आंसर होगा जो उसका पैतृक पेशा न हो। ठीक है, पैतृक पेशा नहीं होगा उस व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दूसरा महात्मा गांधी को, तीसरा सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को, और चौथा भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? देखिए, आधुनिक मनु जो है भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचारित का शब्दार्थ है आपका ऑप्शन है आरोहित, दूसरा चालित, तीसरा प्रवाहित और चौथा है स्वचालित। संचालित का शब्दार्थ है तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा संचालित का शब्दार्थ है। ठीक है, इसका जो है इसका शब्दार्थ क्या होगा? इसका शब्दार्थ जो है इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो आप लोग जानबे करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा है डॉक्टर संपूर्णानंद। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात क्या है? पहला है ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बी, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं। सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। और डी, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज होता है वो कैसा होना चाहिए? पहला है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी, जिसमें सभी धनी हो। सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। डी, जिसमें सभी स्वस्थ हो। लेखक
की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जो ये तीनों ऑप्शन जो है इस आंसर के लिए संतुष्ट नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, ये होगा जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को और डी उद्योग धंधों की कमी को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं इनका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये पूछा ये कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 14 अप्रैल 1888 को। दूसरा ऑप्शन है आपका 14 अप्रैल 1889 को। तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890 को और चौथा नंबर ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 को। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। भाईचारा का जो वास्तविक रूप होता है कैसा होता है। पहला ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। दूसरा है दूध और पानी की मिश्रण की तरह। तीसरा है तिल और तिलकुट की मिश्रण की तरह और चौथा है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा दूध और पानी की मिश्रण की तरह। मतलब अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो होता है दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। दोबारा क्वेश्चन आ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। हम अभी बताया ना, फर्स्ट ऑप्शन महू मध्य प्रदेश, दूसरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तीसरा डुमराव बिहार और चौथा है दानुकुनी पश्चिम बंगाल। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था 1891 में। 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। इनका माताजी का नाम था भीमाबाई। इनके माताजी का नाम था भीमाबाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। हाँ, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पहला ऑप्शन है उज्जवल भारत, दूसरा उड़ता भारत, तीसरा बहिष्कृत भारत और चौथा पुरस्कृत भारत। भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बहिष्कृत भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ए महात्मा गांधी को, बी भीमराव अंबेडकर को, सी जवाहरलाल नेहरू को और डी सुभाष चंद्र बोस को। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, हम लोग किसे जानते हैं, भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर, जो कि इस प्रकार है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर का वाग्मय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। जो वाग्मय जो है डॉक्टर अंबेडकर का वाग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आपका ऑप्शन है 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में और डी 21 खंडों में। मतलब समझिए ए फॉर अमेरिका, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर डेनमार्क। इनमें से क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वाग्मय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो 21 खंडों में ही प्रकाशित हो चुकी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ए श्रम विभाजन को, बी धन विभाजन को, सी जन विभाजन को और डी जाति विभाजन को।
आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसका आंसर होगा बाबू, ये होगा इसका जो आंसर होगा ये होगा श्रम विभाजन को। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर हमारा, खुलजा सिमसिम। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए तो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? अभी बताया है, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल और राधे राम सकपाल। इसका आंसर दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रामजी सकपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? पहला है रानी बाई, दूसरा है कुंती बाई, तीसरा है शीला बाई और चौथा है भीमा बाई। इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भीमा बाई, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? पीएचडी कब किया इन्होंने? ए 1920 में, बी 1918 में, सी 1916 में और डी 1914 में। इन्होंने पीएचडी की उपाधि कब पाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब पाई? इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1916 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। हाँ 36 नंबर है, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म की रचना किन की रचना है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? शायद देयर होना चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सेकेंड है राम मनोहर लोहिया, सी है महात्मा गांधी और डी है सुखदेव की। इसका आंसर दीजिए। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो जाहिर सी बात है हम पढ़ रहे हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो ये रचना किन की है? भीमराव अंबेडकर साहब की हैं। 36 का आंसर हो जाएगा ए फॉर कहाँ? अमेरिका। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, क्या है? लाभदायक है, बी हानिकारक है, सी अनुकूल है, डी इनमें से कोई नहीं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है डैश है, तो ये जाहिर सी बात है जाति प्रथा क्या है हमारे लिए? हानिकारक है। इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। डैश जो है पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। श्रम विभाजन, बी जाति विभाजन, सी प्रत्यक्ष और डी लोकतंत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका भी जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व से ही क्या करती है? निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा प्रमुख, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। इसका मतलब ए और बी दोनों, जब ए भी आंसर हो बी भी आंसर हो और ऑप्शन में रहे ए और बी दोनों, तो मारिएगा क्या? ए और बी दोनों। ठीक है चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ 40 नंबर क्वेश्चन है, मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? मूकनायक जो है ये क्या है? इसका पहला ऑप्शन है अखबार है, दूसरा है पत्रिका है, तीसरा है पुस्तक है, चौथा कहानी संग्रह है। मूकनायक क्या है? तो मूकनायक जो है ये क्या है आपका? मूकनायक एगो पत्रिका है। मूकनायक क्या है? पत्रिका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है जो कि हम अभी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देखिए एक है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कब हुई थी बाबू? ये हो जाएगा दिसंबर
दिसंबर जो है, एक मिनट, दिसंबर, इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1956 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी दिसंबर 1956 में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1956 में, जो कि छूट गया है इसमें। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था बाबू 1936 में। 1936 में लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में, जो कि ये दोनों छूट गया था। ठीक है, आज जो है कम से कम 40 क्वेश्चन हुआ। प्रतिदिन यहाँ पे जो है कम से कम हर सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। रात 8 बजे से जो है 8 बजे से यहाँ पे लाइव क्लास शुरू होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। धन्यवाद।